सबसे पहले ये वाला है बरगंडी प्राइवेट बाय एक्सिस बैंक और हुरून इंडिया, राइट। हुरून तो एक फॉरेन कंट्री, लंदन यूके की ये है कंपनी है वो। ये तो तुम लोगों को पता होगा, तुम लोग ने अगर कुछ भी इस पे रिसर्च किया है तो। और ये कंपनी जो है ना, ये इसमें ही है, रिसर्च ऑफ वेरियस कंपनीज पब्लिशिंग वेरियस रिपोर्ट्स एंड इवेंट्स। तो द हुरून ग्रुप is in this research and publishing and events only, and it was in England, right? And India, it is working with the Burgundy Private, which is a part of the Axis Bank. And ये लोग क्या करते हैं, ये लोग हर साल ना टॉप रिच मैन रिच लिस्ट तो इशू करते ही है, लेकिन टॉप 500 कंपनीज ऑफ चाइना, इंडिया और अलग अलग देशों का ये लोग एक रिपोर्ट पब्लिश करते हैं, टॉप 500 कंपनीज दैट आर देयर। और ये रिपोर्ट जो है ना, ये इन दोनों ने रिलीज किया, ये इनका 4th एडिशन है। तो 500 मोस्ट वैल्यूएबल नॉन स्टेट रन कंपनीज इन इंडिया, इंडिया की टॉप 500 मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज कौन सी है और उनका टोटल वैल्यू कितना है, क्या है। और नॉन स्टेट मतलब इसमें गवर्नमेंट कंपनीज को इंक्लूड नहीं किया, एक्सक्लूडिंग द गवर्नमेंट कंपनीज, राइट। तो दिस रिपोर्ट इज ऑन दैट ओनली। इसमें ऑलरेडी देखोगे अगर तुम लोग यहाँ पे, तो की टेकअवेज दिया हुआ है, राइट। यानी ये जो भी दिया है कि इस रिपोर्ट में ये सभी इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या इन लोगों ने फाइंड किया, और डिटेल में तो आगे है सब। बट इसमें जो सबसे मेन की पॉइंट है वो क्या है, द की पॉइंट इज कि ये जो रिपोर्ट है ना, इसमें 500 कंपनीज क्वालिफाई करने के लिए जो मिनिमम लिमिट था, यानी वैल्यू ऑफ अ वन कंपनी शुड बी INR 9580 करोड़, यानी 9580 करोड़ रुपीस जिस कंपनी का वैल्यू है मिनिमम, वही कंपनीज इसमें इंक्लूड की गई है। इससे कम वाली वैल्यू की कोई भी कंपनी इंक्लूड नहीं की गई। और ये जो थ्रेशोल्ड लिमिट है, इसके पहले वाली रिपोर्ट में यानी जो 3rd एडिशन था, उस वैल्यू से ये 43% इंक्रीज हो गया है। 3rd रिपोर्ट में द थ्रेशोल्ड लिमिट वाज 6700 करोड़। ये थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है कि कोई भी कंपनी का वैल्यू मिनिमम इतना है, वो ही कंपनी इस लिस्ट में इंक्लूड होगी, राइट। ये तो क्लियर है ना। और इंडिया की जो मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी है 2025 में, इंडिया की 500 टॉप कंपनीज, उनका जो टोटल वैल्यू है ना, टोटल वैल्यू इन US डॉलर इट इज 3.8 ट्रिलियन, इंडियन रुपीस में 324 लाख। और ये इंडिया के जीडीपी से भी ज्यादा है। तो इसमें तुम लोगों को ये सब क्वेश्चन ही पूछ सकते हैं पहले तो, कि ये हुरून कंपनी कौन है, व्हाट इट डज। तो वो रिसर्च और पब्लिशिंग रिपोर्ट्स में रिसर्च करती है, पब्लिश करती है रिपोर्ट्स, राइट। और ये इंडिया की रिपोर्ट है, वो अलग अलग कंपनी अलग अलग कंट्रीज की करती है पब्लिश। दिस इज द 4th एडिशन। और व्हाट वाज द थ्रेशोल्ड लिमिट, वो तुम लोग बोल सकते हो कि कंपनी को क्वालिफिकेशन करने के लिए मिनिमम वैल्यू शुड बी दिस। दिस इज 43% इंक्रीज, राइट। एंड ऑल्सो द टोटल वैल्यू of all these 500 companies was 324 lakh crores, right? Clear ना। so वो इंडिया के टोटल जीडीपी से भी ज्यादा है, और कंबाइंड जीडीपी ऑफ यूएई, इंडोनेशिया एंड स्पेन से भी ज्यादा है, राइट। तो ये तुम लोगों को ध्यान रखना है। एक मिनट है।
सो ये सब जो की पॉइंट्स है ना, ये तो तुम लोगों को रीड करना है, लिखा है जो मैं तो बता ही रहा हूँ, ठीक है ना। और क्या याद रखना है यहाँ पे कि ये कितनी वैल्यू थी, और टॉप 10 कंपनीज कौन सी है वो तो आगे तुम्हें मिलेगी, यहाँ पे भी दिया है। फर्स्ट टाइम सिंस द इंसेप्शन ऑफ द लिस्ट ऑल द कंपनीज आर वर्थ एटलीस्ट $1 billion डिस्पाइट अ डेप्रिशिएटेड रूपी। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि जो भी ये कंपनीज है 9580 करोड़ मिनिमम वैल्यू रखा है, तो उसको डॉलर में कन्वर्ट करेंगे अगर, तो वो बिलियन डॉलर से ज्यादा ही होता है। दो डॉलर का वैल्यू बढ़ रहा है फिर भी। और ये जो डिलीवर्ड रोबोस्ट 11% सेल्स ग्रोथ, तो ये जो 500 कंपनीज है इनका टोटल सेल्स ग्रोथ इन 2024 वाज एवरेज 11%, and total sales of all these 500 companies is $1 trillion। ये तो ठीक है। और क्या है इसमें तुम्हें याद रखना है कि 364 कंपनीज इंक्रीज इन वैल्यू कंपेयर टू 342 लास्ट ईयर। 364 कंपनीज का वैल्यू इंक्रीज हुआ, राइट, और 65 कंपनीज का डबल हो गया प्रीवियस ईयर से, राइट, वो भी याद रखना है। और 17 कंपनीज एक्सपीरियंस्ड अ वैल्यूएशन इंक्रीज ऑफ ओवर 1 लाख करोड़, 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा ग्रो हुआ। अब इसमें कौन सी मेन कंपनीज है जो मैंने पढ़ा था यहाँ पे, एनएससी, इस कंपनी, इस 500 कंपनी में ना एनएससी को भी इंक्लूड किया गया है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। देखो इसमें सारी जरूरी नहीं है कि लिस्टेड कंपनी हो, all are not listed companies, huh? Unlisted companies are included also, but the value should be 9580 crore and above. So NSE is included first time, and NSE is the most valuable unlisted company in this report. वो भी आगे लिखा हुआ था, NSE क्या है, most valuable unlisted company in this report। और सबसे ज्यादा वैल्यू कौन सी कंपनी का ग्रो हुआ है, वो भी दूसरी अनदर कंपनी है, वो भी अनलिस्टेड है, वो है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज। जो अदर कंपनी है जिसका वैल्यू सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ है, दैट इज बाय 297%, दैट इज मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज। और उसके अलावा जो मेन कंपनीज थी यहाँ पे जिनका वैल्यू इंक्रीज हुआ है, वो जेप्टो, आइनॉक्स, फिजिक्स वाला, ये तीन का वैल्यू भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है। और रिलायंस ऑब्वियसली नंबर 1 पे थी, यहाँ पे लिखा भी है। और ये भी याद रखना है कि 82 न्यू कंपनीज वेयर एंटर्ड, 82 न्यू कंपनीज वेयर इंक्लूडेड फर्स्ट टाइम इन दिस लिस्ट, 21 मोर देन द लास्ट ईयर। पिछले साल खाली 61 न्यू कंपनीज इंक्लूड हुए थे। द बिग 3 यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना, बट टॉप 10 का तुम लोग थोड़ा याद कर सकते हो। बिग 3 तो यहाँ पे दिया है, नीचे रिपोर्ट में मिलेगा। बिग 3 में रिलायंस विद 17.5 लाख करोड़, 12% उसका इंक्रीज हुआ है वैल्यू। सेकेंड इज टीसीएस विद 16.1 लाख करोड़, एंड एचडीएफसी बैंक विद 14.2 लाख करोड़। नंबर 4 पे भारतीय एयरटेल है विद 9.74 लाख करोड़। आईसीआईसी बैंक इज नंबर 5 विद 9.3 लाख करोड़। उसके बाद इंफोसिस, आईटीसी, लार्सन एंड टुर्बो, एचसीएल टेक्नोलॉजी, एंड 10th नंबर पे एकमात्र अनलिस्टेड कंपनी, दैट इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो अगर एनएससी का आईपीओ आएगा तो हो सकता है कि वो इंडिया के टॉप 3 कंपनीज या टॉप 5 कंपनीज में भी आ जाए, राइट। सो टॉप 5 याद रखो, टॉप 3 तो यहाँ पे दिया ही है। और ये एनएससी का जरूर याद रखना है कि अनलिस्टेड में वो सबसे ये है। और रिलायंस इंडस्ट्री तो टॉप में बहुत सालों से ही है, ठीक है ना। इज वैल्यूड एटलीस्ट INR 1.9 lakh crore more than TCS, which ranks second on the list। ये देखो मोतीलाल ओसवाल का जो मैं बोल रहा था यहाँ पे दिया हुआ है 297% ग्रोथ। और आइनॉक्स, विंड, जेप्टो, ये सब भी क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है अच्छा खासा इनका वैल्यूएशन। भारतीय एयरटेल फॉर द फर्स्ट टाइम
टॉप 5 में आ गई है क्योंकि इसके शेयर्स के प्राइस काफी बढ़े हैं. 75% इंक्रीज एंड क्लाइंबिंग द 2 स्पॉट्स. एनएससी टॉप 10 में 4.7 lakh crore है in the top 10. And NSE surged by 201% in value. Unlisted company इसमें टोटल कितनी है? 22% अनलिस्टेड है. पिछले साल 26% अनलिस्टेड कंपनी थी. इसमें अब हो सकता है बहुत लोगों का आईपीओ आ गया होगा. तो अभी 22% ओवरऑल और अनलिस्टेड कंपनी आउट ऑफ दिस 500. और यहाँ पे टॉप सिटीज वाइज भी दिया था, सिटी वाइज भी दिया है डिटेल, वो भी तुम लोगों को याद रखना है. कौन से स्टार्टअप्स है ना जिनका वैल्यू इंक्रीज हुआ है? जेप्टो, ओयो एंड ज़ेरोधा. लॉजिस्टिक्स स्टार्टअप जेप्टो 269. फिजिक्स वाला भी देखो यहाँ पे दिया है टॉप अमंग द अनलिस्टेड कंपनी. तो अनलिस्टेड कंपनीज में कौन से सबसे ज्यादा ग्रो हुए? दैट इज ऑल वेरी इंपॉर्टेंट. ये की टेक अवेज तो तुम लोगों को रीड करना है. डेटा तो है बट इसमें फिगर्स एग्जैक्ट याद नहीं रहेगा, ठीक है, बट की फिगर्स टॉप 3 कंपनी की वैल्यू क्या है वो याद रख सकते हो, बट वैल्यू मोस्टली तो नहीं पूछेंगे, फिर भी राउंड अबाउट तुम लोग याद रख सकते हो. थ्रेशोल्ड लिमिट याद रखना है. ओवरऑल टोटल वैल्यू ऑफ ऑल दिस 500 कंपनीज जो स्टार्टिंग में मैंने बताया, ये सब तुम लोगों को याद रखना है. और अनलिस्टेड कंपनी में कौन टॉप में है और कौन सी टॉप 3 अनलिस्टेड कंपनीज है जो यहाँ पे दिया हुआ है जिन्होंने सबसे ज्यादा ग्रो किया. और ये 500 कंपनीज जो है इंडिया की टॉप, इसमें 84 लाख पीपल काम करते हैं. और दिस इज एन इंक्रीज ऑफ 14 lakh फ्रॉम लास्ट ईयर with an average of 21,000 employees per organization. 21,000 employees per organization. 338 companies registered a value growth exceeding 1,000 crore, with 170 companies achieving a growth of more than 10,000 crore, doubling from the last year. 39% of the companies on the list sell services. Services वाली कंपनी है 39%. 61% प्रोडक्ट्स वाली कंपनी है. और उसमें से भी डायरेक्टली कंज्यूमर्स के नीड्स को जो कैटर करती है वो 65% कंपनीज है. और B2B पेस का 35% है. ये तो ठीक है, बट ये कौन सी सिटीज में जाता है? मुंबई ऑब्वियसली टॉप मार है. 43 सिटीज में मुंबई विद 154 कंपनीज, बेंगलुरु 44 एंड न्यू दिल्ली 37. तो ये 3 into 35 entrants in total out of 500. Haryana moves up 2 spots from last year and overtakes Delhi to break into the top 3 states for the first time. तो ये याद रखना है तुम लोगों को. महाराष्ट्र, कर्नाटक और हरियाणा स्टेट वाइज टॉप 3 में कौन है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा. सिटी वाइज कौन है? मुंबई, बेंगलुरु, न्यू दिल्ली. ये स्टेट वाइज है, ठीक है ना? महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड हरियाणा. सेक्टर वाइज भी तुम लोगों को याद रखना है. न्यू एंट्रेंस में वारी इंजीनियर एनर्जीज का तो आईपीओ आया था, बहुत फेमस है, तुम लोग ने सुना होगा. और अनलिस्टेड न्यू में अडानी रियल्टी, अपर्णा कंस्ट्रक्शन एंड शाही एक्सपोर्ट्स, ये मेजर है. 82 न्यू एंट्रेंस हुआ है, वो भी यहाँ पे लिखा ही है. और उसके बाद जो सेक्टर वाइज यहाँ पे वो सेक्टर वाइज दिया. कौन से सेक्टर की सबसे ज्यादा कंपनी है? फाइनेंशियल सर्विसेज की 63 कंपनीज है. और उसके बाद हेल्थ केयर सेक्टर की 59 कंपनीज है. फाइनेंशियल सर्विसेज 63, हेल्थ केयर 59 एंड देन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की 52. तो दिस 3 सेक्टर्स डोमिनेट: फाइनेंशियल सर्विसेज, हेल्थ केयर एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स. बस सर्विस इंडस्ट्रीज में मोतीलाल ओसवाल 112 पे है वैसे टोटल, बट सर्विस में उसने अच्छा ग्रोथ शो किया. जेप्टो ने भी अच्छा ग्रोथ शो किया है, क्लाइंबिंग 179 प्लेसेस एंड इट इज एट 145th प्लेस. टाटा ग्रुप की 15 कंपनी है, ग्रुप वाइज सबसे ज्यादा टाटा ग्रुप की कंपनी है. और उन सारी 15 कंपनी का वैल्यू 32 लाख करोड़ से इंक्रीज हुआ, राइट.
तो ये तो Feb 18 2025 को रिलीज हुआ है और यहाँ पे लिखा है कि ये बैंक और हुरून इंडिया ने ये लॉन्च किया है 2024 बरगंडी प्राइवेट हेरोल्ड इंडिया 500। ये 4th एडिशन है और दिस लिस्ट एक्सक्लूसिवली इंक्लूड्स कंपनीज हेडक्वार्टर्ड इन इंडिया, जिनका हेडक्वार्टर इंडिया में वही खाली, और जो स्टेट ओन नहीं है, गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, एंड फॉरेन कंपनीज की सब्सिडरी या इंडियन कंपनी की सब्सिडरीज को भी एक्सक्लूड किया है, सब्सिडरी कंपनीज को भी नहीं पकड़ा। इसमें क्वालिफाई करने के लिए जो यहाँ पे वही लिखा है हमने, की टेक अवे मेन है, जो पूरा ये है ना, इसमें सब कुछ आ गया, बट तुम लोग यहाँ पे देखोगे तो वही सब है। एम्प्लॉय कितने और लार्जेस्ट एम्प्लॉयर कौन सा है वो भी हमने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया। ये जो टॉप एम्प्लॉयज हमने बोला था कि इसमें कितने हैं, 84 लाख। तो लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इज टीसीएस विद 6.3 लाख एम्प्लॉयज, लार्जेस्ट एम्प्लॉयर टीसीएस है। और सीएसआर स्पेंडिंग, सीएसआर का मतलब तो सबको पता होगा, हाँ सीएसआर, सीएसआर का मतलब पता है किसी को? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी। यस, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी। आजकल तो कंपलसरी भी है कि जो भी प्रॉफिट होता है उसका 2% सीएसआर पे स्पेंड करना हर कंपनी को। तो टोटल सीएसआर स्पेंडिंग ऑफ दिस 500 कंपनीज आर 10,939 करोड़, आगे पढ़ोगे तो। और कॉर्पोरेट टैक्स जो पे किया है वो 2.2 लाख करोड़, 2.2 लाख करोड़ इज द कॉर्पोरेट टैक्स पे, राइट। आगे ये सब है जो मैं थोड़ा ब्रीफ में बता रहा हूँ तुम लोगों को, ये तुम लोग ये लिख लेना, आगे भी मिल जाएगा जो मैं और 2-3 चीजें बताई जो आगे के पेजेस पे है, ठीक है ना। और क्या याद रखना है कि यहाँ पे सबसे पहले यंगेस्ट कंपनी कौन सी है, एकदम लेटेस्ट कंपनी, वो जेप्टो है जो 2021 में एस्टेब्लिश हुई है और वो टॉप 500 कंपनीज में आ गई है 4 साल में। और एकदम ओल्डेस्ट कंपनी कौन सी है, एनी गेसेस? ओल्डेस्ट कंपनी, पहले तो 500 नाम पता होना चाहिए, बट जो टॉप 10 है उसमें से नहीं है। जो ओल्डेस्ट कंपनी है दैट इज पीएनजी ज्वेलर्स, जो 1832 में एस्टेब्लिश हुई। पीएनजी ज्वेलर्स, that is the oldest company by the establishment year, and the newest company is Zepto। and total ये 500 कंपनी में जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उसमें सिर्फ 17% वुमेन है, 17% वुमेन है टोटल बोर्ड में। जो भी 500 कंपनी के बोर्ड है उसमें 83% आर मेल, बट 17% कम है, बट स्टिल इट इज सिग्निफिकेंट कि इतने वुमेन बोर्ड टॉप 500 कंपनीज में भी है, राइट। और आगे ना कंपैरिजन भी किया गया है, ये तो देखो मैंने देख लिया है। और ये तो क्या है कि जो अमिताभ चौधरी है, ये भी तुम लोग पढ़ सकते हो कि ये एक्सिस बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ है। उन्होंने क्या बोला है रिपोर्ट के बारे में, वो यहाँ पे उनका एक स्टेटमेंट है ना, यहाँ पे जो उनके। और अनस रहमान जुनैद, ये हुरून इंडिया के फाउंडर और चीफ रिसर्चर है, हुरून इंडिया। क्योंकि हुरून का जो काम है ना वो सिर्फ इंडिया में नहीं है, वो तो लंदन में सेटअप हुआ था, बट ये वेरियस कंट्रीज, इसमें इंडिया एंड चाइना मेन है। क्योंकि यहाँ पे उन लोगों को ना कितने व्यूज मिले थे, 63 मिलियन व्यू से ज्यादा मिले थे उनको अपने रिपोर्ट्स को, इसलिए वो लोग इंडिया चाइना की रिपोर्ट तो पब्लिश करते ही है, राइट, बिकॉज यहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा। तो व्हाट द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ सेड ऑफ एक्सिस बैंक अबाउट दिस रिपोर्ट, यहाँ पे 3 पैरा में वो है, यहाँ पे कुछ नहीं है, वही लिखा है कि इतना इतना ग्रोथ हुआ और वही सब जो हमने डेटा पढ़ा था, और जीडीपी से भी जाता है वो सब, और कि हम प्राउड है कि इंडिया का ग्रोथ स्टोरी बढ़ रहा है, राइट, एंड 31% ओवरऑल ईयर ऑन इंक्रीज एंड ऑल, वही दिया हुआ है। जैसे ही जो हुरून इंडिया के फाउंडर और चीफ रिसर्चर है, इनके नाम याद रख सकते हो, कुछ पूछेंगे तो तुम लोग कि कौन सीईओ ये है, क्योंकि ये दोनों का कंबाइंड रिपोर्ट है, राइट। तो उन्होंने भी वही बोला हुआ है अबाउट दिस की जीडीपी का वो 9580 6,700 करोड़ था पिछली बार, है ना। 33 of India 500 made the Hurun Global 1000,
और हाँ ये मेन है, ये वाला भी एक याद रखना है, ये वाला जो मैंने पढ़ा था ये है कि ये जो टॉप 500 कंपनीज है ना इंडिया की, इसमें से सिर्फ 33 कंपनी वर्ल्ड के 1000 कंपनी में इंक्लूड हुआ है। ओनली 33 कंपनीज आर इन द टॉप 1000 कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड। और वो ऑब्वियसली जो टॉप 33 कंपनीज है वही होगी, ठीक है ना, बिकॉज ये लोग सब बहुत यंग है, 24 years, बिकॉज द एवरेज एज जो 500, ये जो है ना 500 कंपनीज जो है ना, इनका एवरेज एज 43 years है, जबकि हुरुन ग्लोबल का जो एवरेज एज है ना वो 67 है। तो इंडिया की कंपनीज का एवरेज एज 24 है, 24 years यंगर देन द एवरेज एज। ये 192 ईयर पीएनजी ज्वेलर्स वो यहाँ पे आ गया, जो मैंने बोला सबसे ओल्डेस्ट कंपनी, और लेटेस्ट जेप्टो फाउंडेड इन 2021। और रैंक्ड बाय वैल्यू है, ये रैंक बाय वैल्यू है। फॉर्च्यून इंडिया 500 होता है ना, वो रैंक्ड बाय रिवेन्यू होता है, सेल्स। तो फॉर्च्यून इंडिया 500 में हो सकता है ये कंपनी नहीं है, तो 60% कंपनीज जो इस रिपोर्ट में है वो फॉर्च्यून इंडिया 500 में नहीं है, बिकॉज उसमें टॉप 500 सेल्स के वैल्यू वाली कंपनी को इंक्लूड किया जाता है, और इसमें मार्केट कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ द कंपनी के बेसिस पे इंक्लूड किया जाता है, राइट। तो और इसमें स्टेट और एंटरप्राइज नहीं है, नहीं तो बहुत सारी गवर्नमेंट कंपनी जिसमें सबसे मेन है एसबीआई, राइट, उसके बाद एलआईसी, एनटीपीसी, ओएनजीसी, ये सब भी इंक्लूड होती। मतलब जो गवर्नमेंट कंपनीज है वो 100 गवर्नमेंट कंपनीज ही ये 500 में आ जाती, अगर ये लोग गवर्नमेंट कंपनीज इंक्लूड करते तो ये याद रखना है, एसबीआई, एलआईसी, एनटीपीसी, ओएनजीसी, ये सब टॉप गवर्नमेंट कंपनीज है, राइट। इंटरनेशनल प्रेजेंस 296 कंपनीज का है। फाइनेंशियल सर्विसेज लीड द सेक्टर, ये सब मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है, वही सब यहाँ पे लिखा है कि क्या उसने बोला है। तो ये रिपोर्ट में कुछ है नहीं, देखो वुमेन ऑक्यूपाई जो मैंने ऑलरेडी बोला, क्योंकि वुमेन्स का भी पता होना चाहिए कि बोर्ड में कितने वुमेन है, 17%। And across the year, 13 women have stepped into leadership roles, showcasing the evolving landscape of executive representation. एक क्रिटिकल गैप शो करता है, ये वाला भी एक याद रखना, ये पेज नंबर 4 पे है कि there isn't a single AI company on the scale of OpenAI or DeepSeek in the list. तुम लोग को ये तो पता है कि OpenAI और DeepSeek, OpenAI यानी जो हम चैट जीपीटी बोलते हो और सर्च करते हो तो जो OpenAI आता है, और DeepSeek अभी फ्री है, DeepSeek उसका बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर है। तो ये जो दो कंपनी है ना, इनका जो स्केल है ना, इंडिया की एक भी कंपनी एआई में टॉप 500 में है ही नहीं, और इनसे तो कोसों दूर है। तो इंडिया को एआई सेक्टर में भी एक कंपनी ग्रो होनी चाहिए इंडिया की, राइट, विच इज नॉट देयर। तो वो थोड़ा अनफॉर्चुनेट है, बिकॉज दिस इज अ टाइम ऑफ एआई, है ना, एंड देयर इज अ स्कोप इन एआई, एंड इंडियन कंपनीज आर नॉट एक्सप्लॉइटिंग दैट। उस फील्ड को, उस सेक्टर को ग्लोबल लीडर्स ने तो लेवरेज किया है, बट इंडियन एंटरप्राइज हैव येट टू अनलॉक, क्योंकि इंडिया का पॉपुलेशन भी इतना है, राइट। और उरुन इंडिया इज अ प्राउड पार्टनर ऑफ एक्सिस बैंक, मतलब बरगंडी प्राइवेट और उरुन इंडिया ये दोनों पार्टनर है, बट बरगंडी प्राइवेट इज अ पार्ट ऑफ एक्सिस बैंक प्राइवेट बैंकिंग बिजनेस, है ना। बस ये अनस रहमान ने क्या बोला और उसने क्या बोला यहाँ पे वही है, और यहाँ पे पूरा मेथोडोलॉजी दिया है कि क्या मेथोडोलॉजी यूज किया है, व्हाट मेथोडोलॉजी इज यूज। और देखो यहाँ पे तुम लोग व्यू समरी भी करते हो ना, तो आ जाता है बहुत सारे रिपोर्ट्स का तो अपने आप ही, तो वो भी तुम लोग को रीड करके जाओगे ना तो काफी कुछ समझ जाता है।
यहाँ पे क्या मेथोडोलॉजी यूज किया है ये अभी नहीं दे रहा है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि व्हाट मेथोडोलॉजी इज यूज, वही कि हेडक्वार्टर्ड इन इंडिया, गवर्नमेंट स्टेट ओन्ड एक्सक्लूडेड, सब्सिडरीज ऑफ फॉरेन एंड इंडियन कंपनीज एक्सक्लूडेड, एंड द कट ऑफ डेट ये याद रख सकते हो, कट ऑफ डेट वाज December 13, 2024। एक एक्सेप्शन खाली विशाल मेगा मार्ट के लिए, इन्वेंचर्स नॉलेज सॉल्यूशन और साई लाइफ साइंसेस, ये तीन के लिए कट ऑफ डेट को नहीं माना गया बिकॉज द कंपनीज वेर इन द प्रोसेस ऑफ आईपीओ। ये कट ऑफ डेट के टाइम पे ये तीनों कंपनी आईपीओ ला रही थी अपना, इसलिए इन तीनों को एक्सक्लूड करके इसमें इंक्लूड किया गया। और इनके जो वैल्यूएशन है, हाँ, वो कैसे बेस्ड है ये वाला भी याद रखना है, आर बेस्ड ऑन प्राइस टू अर्निंग, प्राइस टू सेल्स, ईवी टू सेल्स एंड ईवी टू एबिडेटा। अदर मेथडोलॉजीज डिस्काउंटेड कैश फ्लो एंड टॉपिंग स्क्यू, ये मेथड भी यूज किए गए, मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन नहीं है, ये बेसिस पे इन कंपनियों का वैल्यू निकाला गया। और वैल्यू कहां से निकाला गया, लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल रिपोर्ट से। डिटेल रिपोर्ट देखना है तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो और भी इसकी डिटेल रिपोर्ट है, ये तो इसका समरी है, राइट। ये उरुन इंडिया के बारे में है कि कब प्रमोट हुआ, 2012 में इंडिया में आया, ये सब अगर कुछ पूछेंगे तो। ये तो कॉन्टेक्ट नंबर्स है, देखो यहाँ पे ये रहा, यहाँ पे वो 500 कंपनी के नाम है, उनका वैल्यू कितना परसेंटेज चेंज हुआ, चेंज ओवर लास्ट 4 ईयर्स, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, सी और एमडी क्या है, ये टॉप 500 कंपनीज की डिटेल दी हुई है ना। और यहाँ पे ये एरो मतलब ये ऊपर आया, ये लोग नीचे गए, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज स्टार मार्क किया, न्यू टू टॉप 10, है ना। तो ये तुम लोग टॉप 10 के बारे में देख सकते हो, और टॉप 10 कंपनीज ओवरव्यू ऑफ द लास्ट 5 and 10 years। टॉप 10 5 years ago ये टॉप 10 थी, 10 years ago ये टॉप 10 थी। तो रिलायंस देखोगे तो कैसे इंप्रूव हुआ है, 6 से 3rd आया, अभी 3rd से 1st हो गया। टीसीएस एचडीएफसी बैंक 1st 2nd था, अब यहाँ पे वो 2nd 3rd हो गया, राइट। एंड भारतीय एयरटेल ऑल्सो हैज क्लाइंब, वो 8 पे था, अभी वो सीधा ऊपर आया। तो पूरा डेटा है। अब इसमें से देखो यंगेस्ट कंपनीज, टॉप 10 यंगेस्ट कंपनीज देख सकते हो, जेप्टो 21 में, मदरसन सुमी, वायरी, वन कार्ड, क्रेड, भारत पे, कॉइन डीसीएक्स, ओला इलेक्ट्रिक, राइट। और ये ओल्डेस्ट में पीएनजी ज्वेलर्स, देन बेनेट कोलमैन, बॉम्बे बुरमा ट्रेडिंग, बीएससी, डाबर इंडिया, ये सब टॉप 10 कब एस्टेब्लिश हुई। इसमें मतलब क्या बोला है उन लोग ने, व्हाट सर विल आस्क मतलब डेटा, ये अनलिस्टेड कंपनीज, टॉप 10 अनलिस्टेड कंपनीज, एनएसई सबसे ऊपर है, सीरम इंस्टीट्यूट, जोहो कॉर्पोरेशन, जरोगा, मेगा इंजीनियरिंग, पार्ले प्रोडक्ट्स, इंटास फार्मास्यूटिकल्स है, ड्रीम 11 भी है, एंड रेजर पे एंड अमलगमेशन। हरियाणा रिप्लेसेस दिल्ली स्टेट में, जो मैंने ऑलरेडी बताया तुम लोगों को, ये सिटी और ये स्टेट्स है which we have already discussed। तो टॉप 3 याद रख सकते हो क्योंकि इसमें पूरा डेटा है। तो आई डोंट नो व्हाट दे विल आस्क, जो ये इंडस्ट्री वाइज फाइनेंशियल सर्विसेज, हेल्थ केयर और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, तो तुम लोगों को लिख के थोड़ा याद रखना। फाइनेंशियल सर्विसेज में कौन सी कंपनी सबसे ऊपर है, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। हेल्थ केयर में सन फार्मा, सीरम इंस्टीट्यूट एंड डिविस लेबोरेटरी। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में पॉलीकैब ने भी काफी अच्छा ग्रो किया, वारी इंजीनियर एनर्जीज एंड सुप्रीम इंडस्ट्रीज। तो ये सब क्या है, खाली रिपोर्ट है, ग्रोथ इन परसेंटेज एंड एब्सोल्यूट टर्म्स। तो एब्सोल्यूट टर्म्स में किसने सबसे ज्यादा ग्रो किया, भारतीय एयरटेल ने, वैल्यू इतना इंक्रीज हुआ है, इतना वैल्यू इंक्रीज। तो इन रुपीस भारतीय एयरटेल का सबसे ज्यादा वैल्यू इंक्रीज हुआ है, फिर टीसीएस, रिलायंस का तो 8th प्लेस पे है।
बट परसेंटेज टर्म्स में मोतीलाल ओसवाल ने सबसे ज्यादा 297%, देन आइनॉक्स, देन जेपटो, देन इंडियन यूनिकॉर्न्स, है ना। तो 4 फॉर्मर यूनिकॉर्न्स हैड अ प्रॉस्पेरस ईयर अपॉन गोइंग पब्लिक, बट ओला इलेक्ट्रिक का अभी तो भाव बहुत गिर गया है, अभी तो और भी वैल्यू कम हुआ, ये तो दिसंबर का है, अभी तो इससे आधा हो गया वैल्यू। स्विगी, ओला इलेक्ट्रिक, गो डिजिट, सेक्टर्स विद द हाईएस्ट रेवेन्यू, रेवेन्यू के हिसाब से कौन से सेक्टर्स हाईएस्ट थे, रेवेन्यू के हिसाब से, वो वैल्यू के हिसाब से थे, सब खाली देखो डेटा है। तो इसमें तो मैं क्या बताऊं, तुम लोगों को सबका थोड़ा 2-3 याद रखना है, या तुम्हें ओवरऑल इसका समरी बोलने बोलेंगे, तो जो मैंने अभी ऊपर जो की टेक अवेज है उसमें से ही बोलना है, क्योंकि ये सब तो कितना तुम लोग बोलो, कितना डेटा, मतलब कुछ कुछ खाली याद रख सकते हो। ऑल दिस आर डेटा, वेरियस डेटा, राइट। टॉप एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग यहाँ पे दी है, टोटल एम्प्लॉय सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज में सबसे ज्यादा है, टीसीएस में 6,31,000 एम्प्लॉइज है, उसके बाद एचडीएफसी बैंक में है, रिलायंस तो 7th नंबर पे है इन केस ऑफ द दिस टोटल एम्प्लॉइज। सॉरी, रिलायंस नहीं, ये तो सेक्टर वाइज है, रिलायंस ऐसे देखेंगे तो यहाँ पे तो सेक्टर वाइज नहीं दिया है, इंडस्ट्री वाइज दिया। तो ऑल दिस इज डेटा। तो इसमें जो मेन है ना, समझ गए ना कि कुछ और पूछना है इससे रिगार्डिंग तुम लोगों को, और कुछ पूछना है तुम लोगों को, पूरा डेटा है खाली। स्टेट कंट्रोल्ड कंपनीज कौन सी है, 10, एसबीआई, एलआईसी याद रखना है जो मैंने बोला। फॉरेन सब्सिडरीज भी दिया है जो टॉप 500 में इंक्लूड नहीं किया, लेकिन उनके बारे में भी दिया है कि उनकी वैल्यू कितनी है और क्या है, राइट। क्लियर है ये तो? Any Yes. question regarding this? ठीक है, अब जो दूसरा रिपोर्ट है ना वो हम लोग करते हैं। यहाँ पे भी समरी है, चैट जीपीटी में भी आया है, क्या देख लेते हैं। यहाँ पे भी दिया है, ये चाहिए तो सेव भी कर सकते हो, तो तुम लोग भी करो, इसके तो बहुत छोटा सा समरी भी है, ये भी पहले पढ़ लेते हैं क्या है। US Global Wealth Report 2025. This report provides a comprehensive analysis of global personal wealth trends across 56 key markets, representing 92% of global wealth. It explores changes in total wealth, wealth distribution, and key demographic and regional dynamics. तो देखो, वो जैसे कंपनीज के बारे में था ना, तो वेल्थ, वेल्थ किसके पास है पूरा ग्लोबल में, 56 की मार्केट्स को इसमें इंक्लूड किया गया है, और वर्ल्ड की 92% ग्लोबल वेल्थ इसके अंदर आ गई। टू 2022 में तो डिप हुआ, वेल्थ में 23 में इंक्रीज हुआ, और 24 में और इंक्रीज हुआ बाय 4.6% इन यूएस डॉलर टर्म्स। North America, the United States led this growth due to strong financial markets and a stable dollar. Regional trends में Eastern Europe saw the highest growth, followed closely by North America. Western Europe, Oceania, and Latin America experienced a decline in wealth. US and China jointly hold over 50% of global wealth. यानी पूरे वर्ल्ड का जो वेल्थ है उसका 50% ये दो कंट्री के पास। वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन, यूएस की मिलियनर्स जो है ना वो 6,20,000 से इंक्रीज हुए, और टोटल 60 मिलियन लोग, मिलियन यूएसडी मिलियनर है,
यानी यूएस डॉलर में मिलियनर है, मिलियनर यानी 1 मिलियन यूएस डॉलर एंड मोर, ऐसे 60 मिलियन लोग पूरे वर्ल्ड में हैं। यूएस एडेड ओवर 1000 न्यू मिलियनियर्स पर डे इन 2024, क्योंकि वहां पे दिया है 680 इन 2024 पर डे। 1000 न्यू मिलियनियर से भी ज्यादा यूएस ने ऐड किए। और जो सबसे बड़ा ग्रुप जो एमर्ज हुआ एवरीडे मिलियनियर्स, तो emerging groups में individuals with assets between $1 to $5 million have grown fourfold since 2000, totaling around 52 million people with $107 trillion in assets. इंडिविजुअल जिनके पास $1 to $5 million था 5 साल पहले, 4 साल पहले, उन्होंने बहुत ज्यादा ग्रो किया। वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, top 1.6% of adults hold nearly 48% of the world wealth. और इंडिया का भी हालत ऐसा ही है। ये तो ग्लोबल का हालत देखोगे कि 1.6% लोगों के पास 48% पैसा है पूरे वर्ल्ड का। तो कितना अनफेयर है द वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। इनइक्वालिटी कितनी ज्यादा है, inequality is very high. The Gini coefficient shows persistent disparities, with Brazil and Russia among the most unequal. Despite growth in average wealth, median wealth often lags, highlighting internal inequalities. Average wealth increase हुआ है, but अभी भी ब्राजील तो बहुत पीछे है। रशिया और ब्राजील को कंपेयर करेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस। तो इनइक्वालिटी इन वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन है। What are the projections की next 5 years में नॉर्थ अमेरिका एंड ग्रेटर चाइना, ये लोग ज्यादा ग्रो करने वाले, और मैसिव वेल्थ ट्रांसफर of $83 trillion is anticipated globally over the next 20-25 years, with women expected to benefit significantly. ये आने वाले 20-25 साल में $83 ट्रिलियन वुमेन्स को बेनिफिट मिलेगा और वेल्थ ट्रांसफर होगा, ऐसा ये प्रेडिक्शन है, प्रोजेक्शन है। टॉप वेल्थ मार्केट, हाईएस्ट एवरेज वेल्थ पर एडल्ट, स्विट्जरलैंड, यूएस और हांगकांग। These are the top 3 countries. Average wealth per adult. Median wealth per adult, Luxembourg, Australia or Belgium. And highest density of millionaires, Switzerland, Luxembourg और हांगकांग। डेंसिटी क्या होता है कि एक एरिया में, जैसे हम बोलेंगे पर स्क्वायर फीट कितने मिलियनर है, तो स्विट्जरलैंड में पर स्क्वायर फीट या एक एरिया में सबसे ज्यादा है, और फिर लग्जमबर्ग में, और फिर हांगकांग में, राइट। देखो, और इसमें तो 1 पेज वर्जन भी आ जाएगा, ये तो कुछ डिटेल्स थी, बट हम लोग यहाँ पे भी पढ़ लेंगे। और इसको यहाँ पे भी थोड़ा दिया हुआ ही है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी कुछ समरी तो है, बट यहाँ से हम लोग रीड कर लेंगे कि क्या इम्पोर्टेंट है। बंदी कर देंगे। ये देखो, पॉल डोनोवन, चीफ इकोनॉमिस्ट यूबीएस ग्लोबल वेल्थ मैनेजमेंट का, जिसने ये रिपोर्ट बनाने में ज्यादा कंट्रीब्यूट किया। तो उससे जो क्वेश्चन पूछे गए उसका आंसर है ये। तो 30 साल से ज्यादा ये है ना। तो क्या सरप्राइज किया ये रिपोर्ट में इसको, क्योंकि ये इस कंपनी से 30 साल से ज्यादा जुड़ा हुआ है। तो इवोल्यूशन ऑफ वेल्थ ट्रेंड्स मोर इंटरेस्टिंग देन सरप्राइजिंग। Demographics and long-term asset price trends mean dramatic breaks in the allocation of wealth. The report shows persistent and significant ongoing trends, the great wealth transfer, the importance of property, women's increasing control of wealth, and so on. तो
तो इसको कुछ ज्यादा सरप्राइज नहीं हुआ, बट बोला इंटरेस्टिंग है जो भी ये रिपोर्ट बता रही है, दैट इज इंटरेस्टिंग. You yourself as a political economist, how does that inform the way you think about the wealth? देखो, वेल्थ क्रिएशन इंपॉर्टेंट तो है इकोनॉमिकली, बट पॉलिटिकली भी इंपॉर्टेंट है. यूएस चाइना का इतना नाम क्यों है? मतलब सब जगह पे वर्ल्ड में यूएस तो है ही बड़ी कंपनी, बट चाइना भी एमर्ज हुई है ना. और बिकॉज ऑब्वियसली दे होल्ड 48% ऑफ द टोटल वेल्थ, है ना. एक्सेलरेटिंग ग्रेट वेल्थ ट्रांसफर जो अभी हो रहा है ना, न्यू इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा है, गवर्नमेंट डेब्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो वेल्थ विल बिकम एन एवर बिगर पॉलिटिक फोकस ऑल्सो. पॉलिटिकली भी वो इम्पोर्टेंट हो जाएगा. और ये सब खाली जो क्वेश्चन है उसके उसने क्या आंसर दिए. फोकस इकोनॉमिक डेटा पे है, राइट. यहाँ पे वर्ल्ड बिकेम रिचर अगेन इन 2024, क्योंकि 22 में डिक्लाइन हुआ था, 23 में थोड़ा ग्रो हुआ, बट 24 में और ग्रो हुआ. और वही सब लिखा है कि नॉर्थ अमेरिका उसने सबसे ज्यादा ग्रो किया, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि ये तो की फाइंडिंग्स है जो हमने समरी में ऑलरेडी पढ़ ली है. नंबर ऑफ न्यू यूएसडी मिलियनर्स इज इंक्रीजिंग विद ओवर 5 मिलियन मोर प्रोजेक्टेड बाय 2029. ये भी वही है जो हमने रीड कर लिया. 6 लाख 80 न्यू यूएसडी मिलियनर्स. रीजनल डिफरेंस जो अभी भी है, यूनाइटेड स्टेट और द लार्जेस्ट नंबर ऑफ यूएसडी मिलियनर्स, more than Western Europe and Greater China combined. Highest density of USD millionaires in our sample is once again to be found in Switzerland and Luxembourg. जो ऑलरेडी वो समरी, क्योंकि ये की समरी है, तो देखो इसमें भी नहीं, वहां की समरी जो था वो तो हमने जो एआई पे डिस्कस किया. इफ यू वांट ये तो मैं कॉपी करके भेज दूंगा, जो की समरी था, राइट. उन लोगों को भी मिल जाएगा. और यहाँ से सब डेटा ही आ जाएगा वापस. यहाँ से क्या है, सब डेटा ही है. बट तुम लोगों को मेन क्या याद रखना है कि ये रिपोर्ट किस बारे में है, इसके मेजर फाइंडिंग्स क्या है, जो इसका चीफ इकोनॉमिस्ट है उसने क्या बोला. डेटा के नंबर्स ज्यादा याद नहीं रखते. टॉप कंट्रीज कौन सी है, राइट. तो यहाँ पे भी एक पूरा जो रिपोर्ट है, इसमें तुम लोगों को क्या रिटर्न है कि ओरल कुछ पूछने वाले हैं? रिटर्न है कि ओरल है? अनुराधा, प्रगति, रेवती, रिटर्न रिटर्न सर, रिटर्न. क्या देख रहे तो फिर तुम लोगों को बस पढ़ के जाना है थोड़े बहुत डेटा और वही लिखना है. जो की है ना, मेन तो जो की टेक अवेज है, की फाइंडिंग्स है ना, बस वही पढ़ के जाओ इसमें. क्योंकि ऐसे तो खाली ये नॉलेज के लिए, बिकॉज बीइंग अ फाइनेंस स्टूडेंट, ये इसलिए असाइनमेंट में दिया है कि तुम लोगों को ये रिपोर्ट्स पब्लिश होती है, ये पता होना कि ये कौन पब्लिशर है, क्या है वो कंपनीज के नाम, और इस रिपोर्ट में क्या पब्लिश हुआ है, कौन सी टॉप कंपनीज है, लिस्टेड, अनलिस्टेड एंड ऑल. और इसमें वैसे ही ग्लोबल वेल्थ है ना, ग्लोबल वेल्थ कितना इनइक्वालिटी है, तो वो जो की है ना वही याद रखो, क्योंकि इसमें से तो बहुत कुछ मिलेगा ऐसे पढ़ने के. बट हमारे ऊपर है कि हम उसमें से क्या, और वो भी ये पूरा पूरा पेज नहीं पढ़ना है. ऐसा कुछ ये जो रहता है ना, इसमें से तुम लोग कुछ नोट कर सकते हो जो तुम लोगों को लिखना है. क्योंकि ये तो ग्राफ्स एंड डेटा तो ठीक है कि डेनमार्क, साउथ कोरिया क्या हुआ, एवरेज वेल्थ और मीडियम वेल्थ किसका क्या है, ये सब हम लोगों को कुछ लिखना भी नहीं है. ये तो वो रिपोर्ट जब कोई भी पब्लिश करता है तो समझ जाए ग्राफ से, खाली जिसको समझना है, रीड नहीं करना है. यहाँ पे ये सब कंपनीज है जो बता रहे हैं, राइट. तो ऑल दिस इज डेटा. पूरा देखोगे तो देखो चार्ट्स और डेटा ही है. कंट्रीज के नाम है, यूबीएस मिलियनियर इंडेक्स, यूनाइटेड स्टेट्स इतने हैं, ये भी देखो पूरे चार्ट है. तो ये सब में तो हाँ, ये वाला वेल्थ डज नॉट इक्वल इनकम, इनकम डज नॉट इक्वल वेल्थ, ये भी पढ़ के जाए. देखो इनकम और वेल्थ अलग होता है, ये तो पता है ना, वो सेम नहीं होता है. कोई कंट्री का
इनकम ज्यादा हो सकता है, जीडीपी ज्यादा हो सकता है। जैसे इंडिया नंबर 4-5 पे आ गया जीडीपी इनकम के बेसिस पे, बट इसमें इंडिया नंबर 5 पे नहीं आ सकता, क्योंकि इंडिया का पॉपुलेशन ज्यादा है तो जीडीपी ज्यादा है, राइट। तो वेल्थ इज नॉट इक्वल इनकम एंड इनकम इज नॉट इक्वल टू वेल्थ। वही यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि सैलरी इज बट वन वे दैट कैन लीड टू वेल्थ, बट इनकम से वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, बट इनकम कैन नॉट बी वेल्थ। एमर्जिंग इकोनॉमीज कौन सी है वो यहाँ पे दिया है, ब्राजील, इंडिया, साउथ अफ्रीका, चिली, इंडोनेशिया एंड ऑल, राइट। ये सब तो कुछ पढ़ना ही मत, थोड़ा बहुत जो मेन है ना, ये सब ग्राफ ग्राफ कुछ इसमें काम का ही नहीं है, बिकॉज ये सब तुम लोग कुछ याद रख के लिख भी नहीं सकते। परसेंटेज इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम लोगों को ये रिपोर्ट के बारे में पता चला कि नहीं वो मेन। ये एवरीडे मिलीनियर जो हमने पढ़ा था, इस पे कुछ लिख सकते हो। फीमेल इनहेरिटेंस बढ़ा है और आगे पढ़ने वाला है, इस पे भी तुम लोग लिख सकते हो थोड़ा। ये जो फर्स्ट कुछ लाइन्स है, 2-4 लाइन, ये तो क्या है, कॉन्सेप्ट्स एंड मेथड्स। वेल्थ का मीनिंग क्या होता है वो है, ये तो तुम लोग लिख सकते हो नॉर्मल भी। नेट वर्थ और वेल्थ इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड रियल एसेट्स, ये लिख सकते हो थोड़ा तुम लोग। वैल्यूएशंस रेफर टू ईयर एंड वैल्यूज एंड एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ यूएस डॉलर। डेटा कहाँ से लिया गया है, यूनाइटेड नेशन, आईएमएफ, ओईसीडी, वर्ल्ड बैंक एज वेल एज द सेंट्रल बैंक एंड स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल कंट्री, वो सब यहाँ पे लिखा है। बस किसने कंट्रीब्यूट किया क्या, यहाँ से आगे का कुछ भी काम का नहीं है, ये तो खाली डिस्क्लेमर है। दिस ऑल इज नॉट इम्पोर्टेंट, ये सब पढ़ना ही नहीं है आगे का कुछ भी, मतलब 41 पेज के बाद कुछ नहीं पढ़ना, ये बस खाली यहाँ तक ही पढ़ना है। यहाँ पर 43 पेज जो है ये थोड़ा याद कर सकते, तो खाली रिपोर्ट है, समझा क्या। ये दो तो कर लोगे ना अभी तुम लोग, पॉइंटर्स नोट कर लेने, और इसमें कुछ भी नहीं है। कुछ पूछना है क्वेश्चन रेवती, अनुराधा, प्रगति? एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस? हेलो। हाँ, हाँ सर, एफएसए का है। क्या एफएसए का भी सीसी है? क्वेश्चन है। हाँ वो पूछ लेना पहले, वेल्थ में कुछ है क्वेश्चन? नहीं नहीं। ठीक है। और एक ये वेल्थ का भी फाइल भेजा है, ये रेवती ने भेजा है, इसमें से हमने, ये तो हैंड रिटन है ना, इसमें से मैंने जो कुछ तो एक्सप्लेन किया था ना, ये तो चलो मैं बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। एक और लेक्चर लेके इसमें क्या है, रेपो रेट, वेल्थ मैनेजमेंट, ये तो हैंड रिटन नोट्स है। और यूनिकॉर्न, और ये कौन से फैकल्टी का है हैंड रिटन नोट्स? सर धर्मेंद्र भगवानी सर। ओके। नॉन एसेट मार्जिन, कॉर्पोरेट अर्निंग्स, इन्वेस्टमेंट रिस्क पैरामीटर, ये सब हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था। ये कुछ सम भी है क्या, ये देखना छोटा पड़ता सा है। समझो। एग्जाम्पल आ रहा है कैश 71 shares margin amount option premium पे आउट डायग्राम, ये कुछ है मैच्योरिटी इकोनॉमी, और इसमें सिस्टमैटिक एंड सिस्टमैटिक रिस्क भी है। सर थोड़ा बहुत ऐसे पढ़ा है सर। अच्छा ये तो वही है, ठीक है, ये मैंने शायद डिस्कस किया था उससे। अभी हमें जो आगे का पढ़ाना है वो हमारे जो पीडीएफ थे ना, ये उसके आगे का यहाँ से बाकी है। ठीक है, बाकी ऊपर का तो मैंने डिस्कस किया था, तो ये एक अलग ही लेक्चर में करता हूँ मैं। ये तो समझ रहे ना, कल का तो रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ।